Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as per the previous video, I told you that in upcoming video I'll discuss about Aristotle defense of poetry. So let's start guys. One thing more guys, if you have any difficulty, you can approach me on Facebook page with the same title Literary Birds in order to get the same data or slide share used in my videos. मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि कुछ ब्लर वीडियोस की वजह से दे आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट द नोट्स रिगार्डिंग दैट वीडियो, तो मैं सेम जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो फेसबुक पेज पे शेयर कर दूँगी. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. एक साइड पे प्लेटो और दूसरी साइड पे एरिस्टोटल. सबसे पहले मैं प्लेटो के बारे में बताऊंगी और साथ फिर हम लोग एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करेंगे. Plato reorganized human life, whereas Aristotle reorganized human knowledge. क्योंकि एरिस्टोटल की जो अप्रोच थी वो रियलिज्म से आइडियलिज्म की तरफ थी. Plato was a transcendentalist and Aristotle was realist. Plato was an idealist. He believed that the phenomenal world is an imitation of the ideal world and that the actual world is merely a shadow of the ideal world. प्लेटो का जो कहना था वो ये था कि जो आइडियल वर्ल्ड है वही परफेक्ट है, जबकि एरिस्टोटल का कहना था कि जो परफेक्ट वर्ल्ड है वो हमारा जो फिज़िकल वर्ल्ड है, हमारा जो फिनोमिनल वर्ल्ड है और हमारा जो एक्चुअल वर्ल्ड है वो हमारा रियल वर्ल्ड है. तो एरिस्टोटल ऑन द अदर हैंड डिफाइंस द रियलिटी ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ 5 सेंसेस. वो कहता था, ये चीज़ें उठा कर कहता था कि ये जिन्हें मैं छू सकता हूँ, जो जिन्हें मैं देख सकता हूँ, जिन्हें मैं फ़ील कर सकता हूँ, वो रियलिटी है. जो हमारे जहन में है वो हम लोगों की एक्सेस में नहीं है, तो वो रियलिटी कहाँ से हो गई. He thinks that this world is real world. Next देखिए guys, Plato moves from the general to the particular और ideal to the real. जो प्लेटो की अप्रोच थी वो क्या थी, आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ थी. और on the other hand Aristotle moves from the real to the ideal and particular to the general. ये आपको साथ साथ जब आप याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. Plato's language in Republic is poetic and charming, whereas Aristotle language in Poetics is dogmatic and telegraphic. और प्लेटो की देखें, प्लेटो ने कंडेम किया पोइट्री को, जबकि उसकी रिपब्लिक में जो उसने यूज़ की है लैंग्वेज वो पोइटिक फॉर्म में है और रिदमिक फॉर्म में है, जबकि एरिस्टोटल पोइट्री के हक में था तो उसकी जो थी लैंग्वेज उसने जो यूज़ की है अपनी पोइटिक्स में वो डॉगमेटिक है और टेलीग्राफिक है और सेंटेंस बेस्ड है, जबकि प्लेटो की राइम स्कीम पे और पोइटिक फॉर्म में है. ये देखिए गाइस, प्लेटो coined new words and theories on the basis of his own knowledge and the knowledge he got from the great philosopher Socrates. आपको जैसे पता है कि प्लेटो का जो टीचर था वो सुकरात था और एरिस्टोटल का टीचर जो था वो प्लेटो था, और आगे से एरिस्टोटल का जो स्टूडेंट था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था. तो जो एरिस्टोटल था, ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल मेड फुल यूज़ ऑफ द टर्मिनोलॉजी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेटो. और एरिस्टोटल ने क्या यूज़ किया, उसने प्लेटो का भी जो नॉलेज था उसको भी यूज़ किया और प्लेटो का जो टीचर था सोक्रेटिस उसका भी यूज़ किया, और प्लेटो के पास जो अपना नॉलेज था उसने उन सबको तीनों को मिलाते हुए फिर अपनी थ्योरीज को पेश किया. प्लेटो वॉज मोर एन ओरिजिनल जीनियस. अब यहाँ से देखिए ना, प्लेटो के पास अपना बहुत जहन था. उसने जो एरिस्टोटल ने जो अडॉप्ट की हैं चीज़ें वो प्लेटो से की हैं, तो जो असल में जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो एरिस्टोटल को प्लेटो से मिली, उसने उसको आगे प्रमोट किया. एरिस्टोटल वॉज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर सिस्टमेटिक जीनियस. और एरिस्टोटल क्या था,
प्लेटो जो था वो रियल जीनियस था, जबकि एरिस्टोटल का जो काम था वो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, उसने खोल खोल के चीज़ों को बताया. Plato was first who introduced the word imitation in connection with poetry. उसने प्लेटो ने फर्स्ट टाइम इमिटेशन का वर्ड यूज़ किया था पोइट्री के लिए. एरिस्टोटल ने उसी वर्ड को यूज़ करते हुए उससे एक नई ज़िंदगी, नई सोल दी. एरिस्टोटल टुक द वर्ड फ्रॉम द मास्टर एंड गेव इट अ न्यू सोल. And Plato considered poetry merely an imitation or copy of nature. जैसे वो कहता था कि ये कॉपी की कॉपी है. पहला जो आइडिया है वो कारपेंटर के दिमाग में था चेयर का, फिर उसने उसे बनाया, उसे कॉपी किया, उसने खुद ही उसको कॉपी किया, फिर आगे से पेंटर ने उसको ट्वाइस कॉपी किया. Whereas Aristotle interpreted the comments of Plato in an opposite manner and called it creative process. जबकि एरिस्टोटल ने उसको पोइट्री को क्रिएटिव प्रोसेस कहा, क्योंकि जो पोइट है वो उस पर जब कोई आइडिया उसके जहन में आता है तो वो उसके ऊपर रिसर्च करता है, फिर उसके बाद उसकी राइम स्कीम सेट करता है, फिर उसको एक प्रॉपर वे में लिखता है, तो वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है. Plato compared poetry to painting. According to Plato, poetry imitates only surface appearance like a painter. और प्लेटो जो कहता है उसको कंपेयर करता है पेंटिंग के साथ. वो कहता है जैसे पेंटर जो है सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें करता है, पोइट ऊपरी ऊपरी बातें करता है, इसी तरह पेंटर भी जो है वो सरफेस अपीयरेंस को शो पोर्ट्रे कर देता है अपनी पेंटिंग में. तो उसने दोनों को एसिमिलेट किया है. Whereas Aristotle compared it with music. म्यूज़िक के साथ उसने कंपेयर किया है. जिस तरह म्यूज़िक हमारे जहन में बहुत अच्छे से घर कर जाता है, जो भी हम लोग कोई अभी मेलोडिक सॉन्ग सुनते हैं तो किस तरह हम लोगों को याद रह जाता है, इसी तरह उसने कहा है कि पोइट्री जो है वो भी हमें याद रह जाती है. तो he demonstrated that poetry doesn't imitate the external but internal emotions and experiences as well, like a musician, as I already told you. Poetry presents a copy of nature. वो पोइट्री जो है वो नेचर की कॉपी है. विलियम वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोइट्री है वो अकॉर्डिंग टू नेचर है, उसने नेचर पे बहुत ज़्यादा लिखा है. पोइट्री में इमिटेट मैन एज दे आर. इट मे ऑल्सो इमिटेट्स दैम आइदर बेटर और वर्स. और जबकि एरिस्टोटल कहता है, उसकी ऑब्जेक्शन में बोलता है कि पोइट्री जो है वो इमिटेट ज़रूर करती है, लेकिन वो अच्छे और बुरे की तमीज़ भी हमें साथ साथ बता देती है, और हमें बताती है कि हमें किस तरह डील करना चाहिए और कैसे चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है. ये देखिए गाइस, प्लेटो हैड मेटाफिजिकल माइंड. प्लेटो के पास मेटाफिजिकल माइंड था, जबकि एरिस्टोटल के पास साइंटिफिक माइंड था. और पोइट्री गिव्स अस एन आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ रियलिटी. मैंने आपको कहा उसने डिनाई नहीं किया. एरिस्टोटल ने अपने टीचर के कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं किया, लेकिन उसने ऑपोजिट उसके लिए रास्ता चुना. पोइट्री नॉट ओनली टेल्स अबाउट व्हाट इट इज़ बट व्हाट आउट टू बी. पोइट्री सिर्फ यही नहीं बताती कि क्या है, बल्कि हमें ये भी बताती है कि क्या होना चाहिए. Plato condemned poetry on moral, intellectual and emotional grounds, whereas Aristotle takes up the objection and justified it morally, intellectually and emotionally. और उसने उसको बताया कि प्लेटो ने तीनों तरह से उसे गलत करार दिया, जबकि एरिस्टोटल ने तीनों तरीक़ों से उसको सही करार दिया. ये मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह, उसमें मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करूँगी, क्रिटिकली इवैल्यूएट करूँगी और इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊँगी. आज की वीडियो में सिर्फ हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि ये आपको जहन में बैठ जाएं, क्योंकि आपको पेपर में प्लेटो को साथ साथ बयान करना है और फिर एरिस्टोटल को उसके ऑब्जेक्शन जो हैं वो साथ साथ एलाबोरेट करने हैं. And he is the first to use the term catharsis in connection with tragedy. Catharsis का वर्ड पहले यूज़ हो चुका है, लेकिन एरिस्टोटल ने catharsis को ट्रेजिडी के साथ फर्स्ट टाइम assimilate किया. He is the first to use the term catharsis in connection with tragedy. And this part of the poetics is highly original and moving. और इसका जो कैथारसिस का जो कंसेप्ट है एरिस्टोटल का, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. और यहाँ तक कि आज तक अगर हम ड्रामास पर गौर करें तो एरिस्टोटल की ट्रेजिडी को और ये कैथारसिस को, हेमाटिया को, पैरिपीटिया को, इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है बाय द अदर राइटर्स. तो प्लेटो टुक अप द स्कल्पचर
and Plato took up the sculpture on behalf of philosophy, and his purpose was to show that philosophy is superior to poetry and it must be replaced with poetry. और जो प्लेटो थे वो क्योंकि फ़िलासफ़र थे तो उन्होंने पोइट्री को कंडेम किया, सस्पेक्ट किया और कहा कि जो फ़िलासफ़ी है वो हायर देन पोइट्री है और जो पोइट्री है वो जस्ट इमिटेशन है और मदर ऑफ लायर्स है. Whereas on the other hand, Aristotle took the sculpture on the behalf of poetry and effectively brought out its superiority, but that poetry must be preferred both history and philosophy. गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से, सिर्फ उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी कि कैसे पोइट्री जो है वो मोर देन यानी सुपीरियर है वो हिस्ट्री पे और फिलोसफी पे. उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. ये थोड़ा सा आपको बता देती हूँ गाइस, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे. पोइट्री एंड हिस्ट्री. सिंस लाइफ इज़ नॉट अ प्लॉट, इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर अ पोएट सिंपली टू रिकॉर्ड इवेंट्स एज दे हैपन. तो लाइफ जो है एक प्लॉट नहीं है. आपको पता है कि जो प्लॉट है एरिस्टोटल के नज़दीक वो बैकबोन रखता है पूरे ड्रामा में, किसी भी प्ले में. तो इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर अ पोइट सिंपली टू रिकॉर्ड इवेंट्स एज दे हैपन. तो ये पोइट का ये काम नहीं है कि वो सारे जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें एज इट इज़ याद करके और आपको आपके सामने क्रोनोलॉजिकल वे में पेश करे, सच आ क्रॉनिकल इन हिस्टोरी बट नॉट पोइट्री. तो ये हिस्ट्री का काम है, पोइट्री का काम नहीं है. इवन इफ हिस्टोरी वर्क कास्ट इन टू द सेम काइंड ऑफ मीटर एज इज़ यूज इन ट्रेजिडी, अगर हिस्ट्री को हम एज इट इज़ उसी मीटर में यूज़ करें जैसे ट्रेजिडी में यूज़ की जाती है, एरिस्टोटल आर्ग्यूज इट वुड ओनली बी हिस्ट्री इन वर्स. तो जैसे हमारी जो आयात होती हैं इसी तरह, यानी किसी भी चीज़ को आप इस तरह लिख दो तो वो कभी भी बहुत मुश्किल होगा उसे याद करना. अ पोइट शुड द मेकर ऑफ प्लॉट्स रादर देन वर्सेस. तो वो कहते हैं, एरिस्टोटल का ये कहना है, ये आप कोटेशन भी ऐड कर सकते हो गाइज, कि जो पोइट को प्लॉट मेकर होना चाहिए, ना कि वर्सेस लिखनी चाहिए, ताकि उसकी जो बात है वो ऑडियंस को अच्छे तरीके से समझ आ जाए. For plots more than merely organizing events into a coherent structure, जो यानी आपका ऐसा प्लॉट होना चाहिए जो एक के बाद दूसरे को मिलाए आपस में. Serve to represent the universal laws of probability. The true difference between historians and poets, Aristotle states, is that the former records what has happened while the later represents what may happen. यही मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिस्ट्री हमें बताती है क्या हो गया है, यानी पास्ट के बारे में बताती है जो कि हो चुका है, जबकि जो पोइट्री है वो बताती है व्हाट शुड बी एंड व्हाट आउट टू बी, और हमें रिप्रेजेंट करती है व्हाट मे हैपन और क्या हो सकता है. पोइट्री इज़ मोर फिलोसॉफिकल देन हिस्टोरी according to Aristotle, because in order to unfold a plot in a manner that is convincing to the audience, the poet must grasp and represent the internal logic, the necessity of the outcome of those events. और एरिस्टोटल ने क्यों पोइट्स को ज़्यादा फ़िलोसॉफिकल कहा है? क्योंकि वो हिस्ट्री के इवेंट्स पर रिसर्च करते हैं, फिर उनके बारे में नॉलेज हासिल करके उसका अपने जहन में पूरा एस्टिमेट लगाते हैं, फिर उसको पोइटिक फॉर्म में लिखते हैं, एक रिदम क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव प्रोसेस से गुजारते हैं, फिर आपके सामने पेश करते हैं. तो इसीलिए एरिस्टोटल ने उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है. सो गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको हिस्ट्री को फ़िलोसॉफिकल वे में किस तरह हम लोग एरिस्टोटल के बताए हुए कॉन्सेप्ट पे लिख सकते हैं, और साथ शेक्सपियर्स को भी हम थोड़ा सा सीखेंगे कि क्योंकि वो शेक्सपियर जो थे वो हिस्टोरिकल नैरेटिव थे, उनके मोस्टली जो प्लेस हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते हैं, तो उस पर एरिस्टोटल का कैसे कॉन्सेप्ट हम लोग साथ असिमिलेट कर सकते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.